हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यूक्लिड ज्योमेट्री मीन्स यूक्लिड ने कुछ ना कुछ दिया होगा, इसके अंदर ज्योमेट्री का कोई ना कोई पार्ट इंक्लूड किया होगा, उसने कुछ इनोवेशंस की होंगी, कुछ फॉर्मूलेज बनाए होंगे, है ना, कुछ ना कुछ तो किया होगा उसने। तो यूक्लिड कौन था? एक ग्रीक मैथमेटिशियन था, ठीक है। इसके ज़्यादा हम यूक्लिड के बारे में इतनी चर्चा नहीं करेंगे, हमारा मेन क्या रहेगा जो उसने दिया था। उसने एक्सॉइम्स दी थी, पोस्टुलेट दी थी, कुछ डेफिनेशंस दी थी, वो चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है कि उसने क्या क्या मैथ्स को उसने क्या क्या दिया है, हमें उसने क्या क्या दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट तो हमें उसका थैंक करना चाहिए कि हाँ, इतने पुराने टाइम में भी हमारे लिए इतनी अच्छी चीज़ें हमारे लिए दी हैं। आज हम मैथ्स अगर पढ़ पा रहे हैं तो उन लोगों की वजह से, जितने हमारे मैथमेटिशियंस हैं, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन सबको थैंक करना चाहिए हमें कि हमारे लिए इतनी इनोवेशंस कर रहे हैं वो, ताकि हम अच्छे से पढ़ सकें, है ना। नई जनरेशन को इतना कुछ दिया है उन्होंने। ओके, अब यूक्लिड ने क्या क्या किया है वो देख लेते हैं। यूक्लिड ने कुछ डेफिनेशंस दी हैं, ठीक है, कुछ एग्जाम्स दिए हैं, कुछ पोस्टुलेट दिए हैं। तो ये एग्जाम्स क्या है, पोस्टुलेट क्या है, थ्योरम्स क्या है, कोरोलरी क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या एग्जाम्स होती है, बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा कि ये एग्जाम्स क्या होती है। किसी को तो लिख देते हैं, कोई भी स्टेटमेंट है उसको कहीं पे तो लिख देते हैं एग्जाम्स है, ये कहीं पे लिख देते हैं पोस्टुलेट है, कहीं पे लिख देते हैं ये थ्योरम है, और कहीं पे उसके आगे लिख देते हैं कोरोलरी है। तो इन सब चीज़ों में डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है इन सब चीज़ों में, ये एक तो डिफरेंस हम क्लियर करेंगे आज आपका, ठीक है। और दूसरी चीज़ें, जो डेफिनेशंस यूक्लिड ने दी थी वो डेफिनेशन हम बताएंगे क्या वो डिफाइंड है या अनडिफाइंड है, ठीक है, कंसिस्टेंट है या नहीं है। अब कंसिस्टेंट क्या होती है और इनकंसिस्टेंट क्या होती है, ये चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले, पूरा बेसिक हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यूक्लिड ने सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस दी थी, वो डेफिनेशन हम देख लेते हैं क्या है। उसके बाद उसने एक बुक, अपनी बुक से स्टार्टिंग की थी, उसने एक एलिमेंट की बुक लिखी थी। उस बुक के अंदर उसने 23 डेफिनेशंस दी थी। उन 23 डेफिनेशंस में से कुछ एक दो डेफिनेशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या वो डेफिनेशन डिफाइंड है, और डिफाइंड है तो क्यों है, डिफाइंड नहीं है तो क्यों नहीं है, वो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले, ठीक है। देखिए क्या डेफिनेशन दी थी उसने। सबसे पहले डेफिनेशन हम देखते हैं कि अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। यूक्लिड ने क्या कहा है कि पॉइंट ऐसी चीज़ है, पॉइंट एक ऐसा है, पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, जिसका कोई भी पार्ट नहीं होता है, जिसका कोई भी पार्ट नहीं होता है। अब यानी कि यहाँ से देखें तो पॉइंट को डिफाइन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, पार्ट की। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पार्ट क्या होता है, तभी हम बता सकते हैं कि हमारा पॉइंट क्या होता है। यानी कि पॉइंट को डिफाइन करने के लिए, टू डिफाइन पॉइंट, हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा, वी नीड टू डिफाइन पार्ट, कि पार्ट क्या होता है। अब पार्ट क्या है, किसी का पार्ट होगा, यानी कि कोई एरिया होगा, उसका पार्ट कुछ ना कुछ होगा, है ना। पॉइंट तो जैसे अगर हम लिखें तो ये वाला पॉइंट है, इसकी डेफिनेशन क्या दी है, जिसका कोई पार्ट नहीं है, जिसका कोई पार्ट नहीं है। अब पार्ट की डेफिनेशन क्या है कि ये कोई भी एरिया है, ये कोई भी, मान लीजिए ये कोई सर्कल है और सर्कल के अंदर का ये एरिया है, उसका कोई ना कोई पार्ट, मान लीजिए ये पार्ट है ना। अब यानी कि पार्ट को डिफाइन करने के लिए फिर हमें किसको डिफाइन करना पड़ेगा, एरिया को डिफाइन करना पड़ेगा। टू डिफाइन पार्ट, चीज़ों को समझना ध्यान से एक बार, वी हैव टू डिफाइन एरिया। अब पार्ट को डिफाइन करने के लिए हमें किसको डिफाइन करना पड़ेगा, एरिया को डिफाइन करना। ऐसे ही एरिया को डिफाइन करने के लिए हमें कोई और चीज़ें, सरफेस को डिफाइन करना पड़ेगा कि कहाँ हमारा एरिया राई करता है, कैसे हम एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या हमारी एरिया की फॉर्मूले होते हैं, क्या डेफिनेशन होती है। मीन्स क्या समझे आप लोग यहाँ से कि पॉइंट अपने आप में डिफाइंड नहीं है, पॉइंट अपने आप में जो उसने डेफिनेशन दी है वो अपने आप में डिफाइंड नहीं है, क्योंकि उसको डिफाइंड बनाने के लिए हमें किसी और चीज़ को डिफाइन करना पड़ेगा। अब इसको डिफाइन करने के लिए हमें पार्ट को डिफाइन करना, पार्ट को डिफाइन करने के लिए हमें एरिया को डिफाइन करना पड़ेगा। यानी कि एक चीज़ को हमें डिफाइन करने के लिए उसके अंदर से इतनी चीज़ें हमें डिफाइन करनी पड़ जाएंगी ना, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो इट मीन्स जो ये डेफिनेशन दी हैं वो हमारी डेफिनेशन, यूक्लिड ने जो डेफिनेशन दी है वो डेफिनेशन क्या है, अनडिफाइंड है, वो डिफाइंड हम नहीं कर सकते हैं,
ठीक है। ऐसे ही कुछ और देख लीजिए, अ लाइन इज अ ब्रेडथ, अ लाइन इज अ ब्रेडथलेस लेंथ, अ लाइन इज अ ब्रेडथलेस लेंथ। अब ये क्या कह रहा है कि लाइन, लाइन क्या होती है, जिसकी लेंथ होती है, और क्या नहीं होती है, जिसकी ब्रेडथ नहीं होती है। तो इसके लिए हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा, फिर पहले हमें ये पता होना चाहिए लेंथ क्या होती है, और उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए ब्रेडथ क्या होती है। और लेंथ और ब्रेडथ को डिफाइन करने के लिए फिर हमें फर्दर क्या पता होना चाहिए, किसकी लेंथ हम निकाल रहे हैं, किस किस के बीच की निकाल रहे हैं। फिर हमें फिर से पॉइंट पता होने चाहिए, पॉइंट के लिए फिर से पार्ट पता होने चाहिए, पार्ट के लिए फिर से एरिया पता होना चाहिए, एरिया के लिए फिर से सरफेस पता होना चाहिए, फिर से प्लेन पता नहीं क्या क्या चीज़ें हमें डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, इट मीन्स ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है डिफाइंड, क्योंकि इसके लिए, इसको डिफाइन करने के लिए पहले हमें किसको डिफाइन करना पड़ेगा, लेंथ को डिफाइन करना पड़ेगा और ब्रेड्थ को डिफाइन करना पड़ेगा। और लेंथ और ब्रेड्थ को डिफाइन करने के लिए फर्दर हमें पॉइंट्स को डिफाइन करना पड़ेगा, वहीं पे फिर घूम फिर के वहीं पे आगे। इसका मतलब आप क्या समझे, यूक्लिड ने जो डेफिनेशन दी है ना, वो सारी की सारी डेफिनेशन क्या है, अनडिफाइंड। क्या है वो डेफिनेशन, अनडिफाइंड है। मैथ्स के अंदर हम उनको डिफाइंड नहीं कर सकते हैं जो डेफिनेशन उसने दी। ठीक है, आगे देखिए, द एंड ऑफ अ पॉइंट्स आर, द एंड ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स, द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। कि जो लाइन है उसका जो एंड होता है, जो लाइन है उसके जो एंड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। अब यानी कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए लाइन क्या होती है ना, फिर हमें ये पता होना चाहिए पॉइंट क्या होते हैं, क्या होते हैं पॉइंट क्या होते हैं। इट मीन्स, यानी कि क्या मतलब हुआ कि आपको लाइन के जो एंड हैं उनको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले लाइन को डिफाइन करना पड़ेगा, फिर आपको पॉइंट्स को डिफाइन करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से 3 डेफिनेशन आपको समझाने के लिए बहुत है कि यूक्लिड ने जो डेफिनेशन दी थी वो डेफिनेशन हमारी, वो डेफिनेशन क्या थी, अनडिफाइंड थी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन क्या है, अनडिफाइंड, इनको हम डिफाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सॉइम्स क्या होती है, पोस्टुलेट क्या होते हैं, थ्योरम क्या होती है, कोरोलरी क्या होती है, ये सारी चीज़ें क्या होती है। इन सारी चीज़ों के बीच में भी डिफरेंस हम क्लियर कर देते हैं। आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए फ्रेंड। एक सिंगल पॉइंट पे भी कन्फ्यूज़न रह गया ना, कहीं पे भी डाउट रह गया ना, वहीं से डाउट हमारे क्या है, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम करते हैं एक्सॉइम्स, एक्सियोम्स। अब एक्सियोम्स को डिफाइन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए स्टेटमेंट क्या होती है, स्टेटमेंट क्या होती है। क्योंकि एक्सियोम्स, थ्योरम, कोरोलरी और पोस्टुलेट सबके अंदर स्टेटमेंट आएगी, एक टर्म आएगी स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट हमें पता होनी चाहिए सबसे पहले क्या होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टेटमेंट क्या होती है। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या, कोई भी सेंटेंस, अ सेंटेंस, अ सेंटेंस which can judged to be true or false। कि सेंटेंस एक स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या है, कोई भी सेंटेंस, स्टेटमेंट क्या है, कोई भी सेंटेंस है जिसको हम जज कर सके कि या तो वो ट्रू है या फॉल्स है। अब नॉर्मली आप सेंटेंस बोलते हैं, नॉर्मली सेंटेंस बोलते हैं, वो क्या होते हैं, या तो ट्रू होते हैं या फॉल्स होते हैं, यही होते हैं ना। जैसे मैंने लिखा है यहाँ, जैसे मैं बोल दूँ कि सन राइज इज़ इन द ईस्ट, सन राइज इज़ इन द ईस्ट, ये कोई भी सेंटेंस है, इंग्लिश का कोई सेंटेंस है, और हमें पता है कि सन कहाँ से राइज होता है, ईस्ट में से राइज होता है। इट मीन्स ये क्या है, हमारा ट्रू है, सेंटेंस हमारा क्या है, ट्रू है। तो इट मीन्स स्टेटमेंट क्या, वो ट्रू भी हो सकती है हमारी, फॉल्स भी हो सकती है ना। या फिर कुछ और सेंटेंस में बोलूँ जो कि फॉल्स हो, लेकिन वो क्या तो हो, स्टेटमेंट तो हो। ठीक है, कि हम कोई भी झूठ बोल, मतलब फॉल्स, जिसको हम प्रूव कर सकें कि अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ 3 साइड्स, अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ 3 साइड्स, लेकिन क्वाड्रिलेटरल की तो कितनी साइड, ये स्टेटमेंट तो है लेकिन फॉल्स है। ये जरूरी नहीं है कि वो ट्रू होगा, वो फॉल्स भी हो सकता है, लेकिन स्टेटमेंट तो है, एक सेंटेंस तो है। जब आप सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस आपका या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, तो वो क्या बन जाती है, हमारी स्टेटमेंट बन जाती है। अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ 3 साइड्स,
सेंटेंस है, लेकिन सेंटेंस क्या है, फॉल्स है, तो इट मीन्स हमारी क्या बन गई है, स्टेटमेंट बन गई। क्या बन गई है, स्टेटमेंट। तो एक्सियोम्स, अब बात करते हैं एक्सियोम्स। एक्सियोम्स क्या है, एक स्टेटमेंट है। एक्सियोम्स क्या है, एक स्टेटमेंट है, ठीक है, जो सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट। एक्सियोम्स क्या है, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं लिखूं इसको, तो सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट तो क्या होती थी, कोई भी सेंटेंस या तो वो ट्रू हो या फॉल्स हो, लेकिन एक्सियोम्स क्या है, सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट एक तो ट्रू होनी चाहिए, सेल्फ एविडेंट मतलब उसको प्रूफ करने की जरूरत ना पड़े, वो अपने आप में प्रूफ होती है, उसको हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये हमारी क्या होती है, एक्सियोम्स होती है। क्या होती है हमारी, एक्सियोम्स। और जनरली जो हमारी मैथमेटिक्स के किसी भी फील्ड में यूज़ होती हैं, एक्सियोम्स हमारी मैथमेटिक्स के किसी भी फील्ड में यूज़ होती है, तो ये हमारी क्या होती हैं, क्या होती हैं, ये हमारी एक्सियोम्स होती है, ठीक है। नॉर्मली सेंटेंस हमारा क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, और उसको किसी की भी प्रूफ की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो ये हमारी सारी की सारी क्या होती है, एक्सियोम्स होती है। जैसे जनरली मैं एक्सियोम्स लेके चलूँ, जनरली मैं एक एग्जाम लेके चलूँ, क्या एग्जाम लेके चलूँ, तो क्या बताया मैंने, एक्सियोम्स क्या होती है, जो सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट होती है, जिसको किसी के प्रूफ की ज़रूरत ना पड़े, जो अपने आप में ट्रू होती है, ठीक है, जिसको हमें प्रूफ करने की जरूरत ना पड़े, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियोम्स बोलते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, द होल इज ग्रेटर देन पार्ट। द होल इज ग्रेटर देन पार्ट। अब ऑब्वियस ही बात है, होल है, पूरा है, वो अपने पार्ट से तो बड़ा होगा। जैसे ये देखिए, ये पूरा है और ये इसका कोई पार्ट है, तो ये जो होल है ये अपने पार्ट से बड़ा है ना, है या नहीं है, बड़ा है। तो इसको कोई प्रूफ की ज़रूरत है, हमें कहीं प्रूफ करने की ज़रूरत है कि होल है हमारा ग्रेटर होता है पार्ट से, कहीं भी ज़रूरत नहीं है। ये सबको पता है कि होल क्या होता है, वो पार्ट से ग्रेटर होता है। इट मीन्स ये क्या है, एक्सियोम्स है। तो एक्सियोम्स मैथमेटिक्स की किसी भी फील्ड में यूज़ होती है। एक्सियोम्स मैथमेटिक्स की किसी भी फील्ड में यूज़ होती है। उस एक ट्रू स्टेटमेंट जो मैथमेटिक्स की किसी भी फील्ड में यूज़ होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, एक्सियोम्स बोल देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पोस्टुलेट। पोस्टुलेट भी एक टाइप से एक्सियोम्स है, पोस्टुलेट भी एक टाइप से एक्सियोम्स है, लेकिन बस फ़र्क क्या है इसके अंदर, इन दोनों के अंदर क्या है, पोस्टुलेट और एक्सियोम्स के अंदर हल्का सा बस डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, ये भी सेल्फ एविडेंट, ये भी अपने आप में सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट। बस दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि पोस्टुलेट तो किस में यूज़ होती है, यूज़ इन ज्योमेट्री, यूज़ इन ज्योमेट्री। जब हम किसी भी सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट को, किसी भी ट्रू स्टेटमेंट को अगर हम ज्योमेट्री में यूज़ करते हैं, अगर हम ज्योमेट्री में अप्लाई करते हैं, तो वो तो हमारी क्या बन जाती है, पोस्टुलेट बन जाती है। और ज्योमेट्री के अलावा किसी भी और फील्ड में, मैथमेटिक्स की किसी भी और फील्ड में अब हम अप्लाई करते हैं, तो वो हमारी क्या बन जाती है, एक्सियोम्स बन जाती है। क्या बन जाती है हमारी, एक्सियोम्स बन जाती है। पोस्टुलेट के एग्जांपल देख लीजिए आप, क्लियर हो जाएगा आपको बिल्कुल। क्या है, ऑल द राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। एक मैंने पोस्टुलेट लिखी यहाँ पे, क्या है, ऑल द राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये हमें पता तो सभी को है कि सारे के सारे राइट एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, लेकिन ये कैसे पता चला हमें ट्राइंगल बनाई हमने, ज्योमेट्री कंस्ट्रक्ट किया ना, हमें कंस्ट्रक्शन की हमने। और ट्राइंगल किसके अंदर होती हैं हमारी, सारे के सारे एंगल किसके अंदर होते हैं, ट्राइंगल के एंगल होते हैं, है ना। एंगल किसके होते हैं, ट्राइंगल के, क्वाड्रिलेटरल के। तो किस फील्ड में होती हैं सारी की सारी, ज्योमेट्री में अप्लाई होती है। किस में अप्लाई होती हैं, ज्योमेट्री में। तो यानी कि जब कोई ट्रू स्टेटमेंट, जब कोई सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट हमारी ज्योमेट्री के अंदर अप्लाई होती है, ज्योमेट्री के अंदर जिसका यूज़ होता है, वो हमारी क्या बन जाती है, पोस्टुलेट बन जाती है। क्या बन जाती है, पोस्टुलेट। आई चीज़ें समझ में, क्लियर हुआ अच्छे से। अब थ्योरम करें कि थ्योरम क्या होती है हमारी। देख थ्योरम क्या होती है, थ्योरम क्या है हमारी, कि कोई भी स्टेटमेंट जिसको प्रूफ की ज़रूरत है, जिसको हमें प्रूफ करना पड़ता है, वो हमारी क्या होती है, थ्योरम होती है। अ स्टेटमेंट which needs to prove,
विच नीड्स टू प्रूव, जिसको प्रूफ की आवश्यकता होती है, जिसको हमें प्रूव करना पड़ता है, वो हमारी क्या हो जाती है, थ्योरम्स बन जाती है। क्या बन जाती है हमारी, थ्योरम्स बन जाती हैं। कैसे, जैसे यहाँ पे मैंने कोई ट्राइंगल ली, ठीक है, ट्राइंगल ली, अब ये अल्फा एंगल है, ये मान लीजिए बीटा एंगल है, ये कोई एक्सटीरियर एंगल, ये कोई भी एक्सटीरियर एंगल। अब हमें क्या पता है, थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम क्या कहती है कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो क्या होता है, सम ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यही होता है ना। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ, या फिर ऐसे बोल देते हैं सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, है ना। सम, ये बाहर का एंगल है, एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल है। ये भी प्रूफ करना पड़ेगा हमें, ये चीज़ें हमें प्रूफ करनी पड़ती हैं। कैसे प्रूफ करते हैं, हम क्या करेंगे, हमें पता है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ये भी हम प्रूफ करते हैं, यानी कि इसको भी हमें प्रूफ करने की जरूरत पड़ती है। और किसकी हेल्प से हम प्रूफ करते हैं ये सारी चीज़ें, ये हम एक्सियोम्स और पोस्टुलेट का कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, टू प्रूव थ्योरम वी यूज एक्सियोम्स और पोस्टुलेट। थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम एक्सियोम्स या पोस्टुलेट का यूज़ करते हैं, 101% करते हैं हम थ्योरम को प्रूव करने के लिए एक्सियोम्स का यूज़, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल देखिए आप, क्या है कि कैसे हम, टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। ये क्या कह रहा है कि टू डिस्टिंक्ट लाइन, कोई भी दो लाइन है, ये कह रहा है कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। मैं कोई और थ्योरम नहीं उठा रही, मैं आपके चैप्टर के अंदर से ही थ्योरम उठा रही हूँ। अब इसको प्रूफ की ज़रूरत है, इसको प्रूफ करने के लिए मैं पोस्टुलेट का यूज़ करना पड़ेगा। इसको प्रूफ करने के लिए मैं पोस्टुलेट का, जब हम इस पे पहुंचेंगे तब मैं आपको इसको प्रूफ करके दिखाऊंगी। अभी तो सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए पोस्टुलेट होती क्या है, थ्योरम क्या होती है और कोरोलरी क्या होती है, ठीक है। तो इसको हम प्रूफ करके भी दिखाएंगे, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इसको प्रूफ करके दिखाएंगे, ठीक है, कि कैसे टू डिस्टिंक्ट पॉइंट है, उन दोनों के टू डिस्टिंक्ट लाइन है, उन दोनों के अंदर एक पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट कॉमन नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। अब ये तो हुआ हमारा थ्योरम के बारे में। अब डिस्कस करते हैं कोरोलरी के बारे में। कोरोलरी क्या होती है हमारी, कोरोलरी क्या होती है, कोरोलरी भी थ्योरम के अंदर से ही निकल के आती है, थ्योरम का एक पार्ट होती है, थ्योरम का एक छोटा सा हिस्सा होती है। अब ये कोरोलरी कहाँ पे यूज़ करते हैं और थ्योरम को कहाँ पे यूज़ करते हैं, जिस कोरोलरी को हम थ्योरम की हेल्प से प्रूव करते हैं। अब थ्योरम को तो किसकी हेल्प से प्रूव करते हैं, एक्सियोम्स और पोस्टुलेट की हेल्प से प्रूव करते हैं, ठीक है। तो यानी कि जिस थ्योरम को हम थ्योरम की हेल्प से प्रूव करेंगे, उसको थ्योरम ना बोल के उसको हम क्या बोलेंगे, कोरोलरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, कोरोलरी। हुज ट्रूथ कैन बी इजली डिड्यूस्ड फ्रॉम अ थ्योरम, कि कोरोलरी क्या है, जिसका प्रूफ या जिसका ट्रूथ हमें किसकी हेल्प से प्रूफ करें, एक थ्योरम की हेल्प से हमें प्रूफ करना पड़े, उसको हम क्या बोल देंगे, कोरोलरी बोल देंगे। मतलब आपके पास कोई भी एक थ्योरम है, मैं बेसिकली बताती हूँ, कोई भी एक थ्योरम है, अगर उस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए आप कोई दूसरी थ्योरम यूज़ कर रहे हैं, उस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए आप कोई दूसरी थ्योरम यूज़ कर रहे हैं, तो वो थ्योरम ना बन के वो क्या बन जाती है, आपकी कोरोलरी। यानी कि कोरोलरी में कोई भी ट्रूथ आपको प्रूफ करना है तो वो किसकी हेल्प से प्रूफ करेंगे, आप किसकी हेल्प से प्रूफ करेंगे, थ्योरम की हेल्प से प्रूफ करेंगे आप। आई बात समझ। सबसे पहले क्या आता है, सेंटेंस से क्या बनती है, स्टेटमेंट बनती है, कि या ट्रू हो सकता है या फॉल्स होता है। स्टेटमेंट से फिर क्या आते हैं, एक्सियोम्स, पोस्टुलेट। एक्सियोम्स और पोस्टुलेट दोनों सेम ही हैं, बस फ़र्क क्या है, एक्सियोम्स को हम मैथमेटिक्स की किसी भी फील्ड में यूज़ करते हैं, ठीक है, और पोस्टुलेट को सिर्फ ज्योमेट्री के अंदर हम यूज़ करते हैं। फिर आती हैं हमारी थ्योरम्स, कि जिसको प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है। एक्सियोम्स और पोस्टुलेट को तो प्रूफ की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो तो अपने आप में प्रूव होती हैं स्टेटमेंट हमारी, लेकिन जो थ्योरम है उसको प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। फिर कोरोलरी आती है।
कोरोलरी एक थ्योरम का ऐसा पार्ट है, या इसको थ्योरम ही बोल सकते हैं, जिसको थ्योरम की हेल्प से हम प्रूव करते हैं। अब थ्योरम को तो किसकी हेल्प से प्रूव करते हैं? एक्सोएम्स की हेल्प से प्रूव करते हैं, या पोस्टुलेट की हेल्प हमें लेते हैं। लेकिन कोरोलरी को किसकी हेल्प से, कोरोलरी का ट्रूथ हमें किसकी हेल्प से प्रूव करना होता है? थ्योरम की हेल्प से प्रूव करना होता है। हुई चीज़ें क्लियर? ये 4 चीज़ें थी जो कि जानना आपके लिए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब हम डिस्कस करते हैं कि यूक्लिड ने कौन सी एक्सोएम्स हमें दी हैं। वो सारी एक्सोएम्स हम डिस्कस करते हैं। देखिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है। 7 उसने एक्सोएम्स दी हैं, सारी एक्सोएम्स हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। क्या है देखिए, फर्स्ट एक्सोएम्स क्या है, देखिए ध्यान से एक बार। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। एक्सोएम्स हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्या है? थिंग्स विच आर, आपको क्रैमिंग नहीं करनी है। एक्सोएम्स कई बोलते हैं ना कि हाँ इनको रट लो, बस क्वेश्चन को लिखोगे तो उसके अंदर ये लिख देना एक्सोएम ये वाली वन, लेकिन आई क्यों, ये बताओ तो कैसे हुआ ये? ठीक है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, आर इक्वल टू वन अनदर। क्या कह रहा है कि थिंग्स जो एक, कोई भी 2 थिंग्स हैं जो किसी भी एक सेम थिंग के इक्वल है, तो वो दोनों थिंग्स आपस में भी क्या हो जाएंगी? इक्वल। जैसे देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई भी 2 थिंग्स हैं। मान लीजिए मेरे पास एक है बी, एक नंबर है सी। ये बी भी मेरा डी के इक्वल है, ये सी भी मेरा डी के इक्वल है। यही बोल रहे हैं कि कोई भी 2 थिंग्स हैं वो किसी सेम थिंग के इक्वल है। सेम थिंग क्या होगी? डी। तो ये दोनों, अब बी भी डी के इक्वल है, सी भी डी के इक्वल है, तो आपको क्या लगा है, क्या दिखाई दे रहा है यहाँ से? बी भी किसके इक्वल आएगा? यहाँ से सी के इक्वल आएगा। इसको प्रूफ की जरूरत है कहीं से? कहीं भी इसको प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी नहीं है प्रूफ की ज़रूरत, नहीं है ना? क्लियर हुआ अच्छे से? ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल देन होल इज इक्वल। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल देन होल इज इक्वल, होल इज इक्वल। ये सेकंड है हमारी, कि अगर कोई भी 2 इक्वल स्टेटमेंट हमें दी हुई है, कोई भी 2 इक्वल स्टेटमेंट, जैसे मान लीजिए आपकी यहाँ पे ए दिया हुआ है, यहाँ पे बी दिया हुआ है, ये दोनों इक्वल है। अगर इन दोनों में इक्वल हम ऐड कर दें, मान लीजिए यहाँ पे मैंने सी ऐड कर दिया, यहाँ पे मैंने सी ऐड कर दिया, तो ये आपस में भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या इसको भी कहीं प्रूफ की जरूरत है? देखिए एग्जाम्पल देती हूँ आपको। 2 इज इक्वल टू 2 होता है कोई भी इक्वल्स, 2 इक्वल्स हैं, उसके अंदर मैंने इक्वल ही ऐड किया। 2 टर्म है हमारी, 2 इज इक्वल टू 2 है, इसके अंदर भी मैंने 1 ऐड किया, कितना आया? 3। इसके अंदर भी मैंने 1 ऐड किया, कितना आया? 3 इज इक्वल टू कितना आया? 3। तो यानी कि इक्वल्स के अंदर अगर हम इक्वल ऐड करते हैं तो जो पूरा है वो भी क्या आता है? इक्वल होता है। प्रूफ की जरूरत नहीं है इसको, इसका मतलब ये भी क्या है? हमारी एक्सोएम्स है। क्या है ये? हमारी एक्सोएम्स। थर्ड नंबर की एक्सोएम्स देखते हैं क्या है। इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन होल इज इक्वल। वही सेम कंसेप्ट, अभी तो हमने किसका किया था? ऐड का किया था, अब हम किसका करेंगे? सब्ट्रैक्ट का। इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन होल इज इक्वल, देन होल इज इक्वल। कि अगर इक्वल के अंदर से हम इक्वल थिंग्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारे पास मिलेगा वो भी हमारा क्या होगा? इक्वल होगा। देख लीजिए यहाँ पे 7 है, 7 के इक्वल है। इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, इक्वल्स हमारे पास 7 और 7, और इनमें से इक्वल हमने सब्ट्रैक्ट किया। मान लीजिए 3 यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे क्या मिला? 7। यहाँ से भी 3 सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ से क्या मिला? 4। तो होल क्या बना? ये होल बना है ना। इक्वल्स हमने क्या किए? सब्ट्रैक्ट किए। When equals are subtracted from equals then whole is equal। 7 7 के इक्वल था, 4 4 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों साइड, 3 3 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, इक्वल सब्ट्रैक्ट किया है, तो हमारा होल भी क्या मिला? इक्वल मिला। क्या मिला? इक्वल मिला। कहीं प्रूफ की जरूरत पड़ी इसको? नहीं जरूरत पड़ी, हमने सिर्फ आपको एग्जाम्पल देके बताया है। तो ये हमारी क्या है? एक्सोएम्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। थिंग्स विच कॉन्सॉइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स which coincide with one another
आर इक्वल टू वन अनदर, आर इक्वल टू वन। कंसाइड करने का मतलब क्या है? अगर हम नॉर्मली लैंग्वेज में ऐसे बात करूं कि मैंने ये लिख दिया ए बी और सी, यहाँ से देखना, यहाँ पे मेरा क्या है ए बी और यहाँ से मेरा क्या आया बी सी। ए बी प्लस बी सी, यहाँ से क्या आ रहा है? ए सी आ रहा है ना, ए सी आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब कंसाइड करने का मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे क्या किया, 2 + 4 = 6 आ रहा है। यहाँ पे 2 + 4 कितना आया? 6 आया नहीं आया? तो यानी कि 2 + 4 इफ थिंग्स विच कॉन्सॉइड विद वन अनदर, जो एक दूसरे के साथ कॉन्सॉइड कर जाएं, यहाँ से चाहे 2 थिंग्स है, चाहे 3 थिंग्स है, तो ये आपस में भी क्या होंगी? इक्वल होगी। 2 + 4 हमेशा किसके इक्वल आएगा? 6 आएगा, क्योंकि 2 + 4 से ही क्या बन रहा है? 6 बन रहा है। 2 + 4 से ही हमारा क्या बन रहा है? 6 बन रहा है, यानी कि एक के ऊपर दूसरा आ रहा है। अगर हम ज्योमेट्री के अंदर बात करें तो कंसाइड करने का मतलब, अगर लाइंस की बात करें तो कंसाइड करने का मतलब क्या होता है? एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाए तो वो हमारी क्या हो जाती है? कंसाइड कर जाती हैं चीज़ें। और नॉर्मली मैथमेटिक्स के अंदर हमारा कंसाइड करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे चाहे कितनी भी टर्म्स क्यों ना हो, जैसे यहाँ पे लिख लिए 4 + 2 + 3, यहाँ पे कितना आया? 9 ना। तो ये चीज़ें दोनों आपस में क्या कर रही है? कॉन्साइड कर रही है। क्या कर रही है? कॉन्साइड कर रही है। तो इसको हम बोलते हैं कि थिंग्स विच कंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। जो एक दूसरे को कंसाइड कर देती हैं, मतलब जो एक दूसरे को कवर कर देती हैं ऊपर से, तो वो आपस में भी क्या होती हैं? हमारी इक्वल होती हैं। हुआ क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द होल इज ग्रेटर देन पार्ट। पहले करवा भी चुकी हूँ मैं आपको कि होल है ग्रेटर देन होता है पार्ट के। इसको कहीं भी प्रूफ की जरूरत नहीं है, बना लीजिए। होल है, कहीं भी पार्ट बना दीजिए, हमेशा होल क्या होता है? पार्ट से बड़ा होता है। अब 1 है, 1 के पार्ट कौन कौन है? 1/4, 1/2, 3/4, बहुत सारे हैं, 1/6, 1/7। ये 1 इन सब से क्या है? बड़ा है ना, 1 बड़ा है इन सब से, यानी कि होल हमारा क्या हो गया? ग्रेटर देन पार्ट हमारा हो गया। चलिए 2 एग्जाम्स और लगी हैं, बस ये और करते हैं। थिंग्स विच आर डबल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग्स। क्या कह रहे हैं ये? थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, आर इक्वल टू वन अनदर। कि जो ऐसी थिंग्स, कोई भी 2 ऐसी चीज़ें जिनका डबल आपस में इक्वल है, तो वो भी थिंग्स हमारी क्या होंगी? आपस में इक्वल होंगी। कैसे? देखना एक बार। मान लीजिए यहाँ पे है 2a और यहाँ पे है 2b। अब 2 थिंग्स हैं, एक है आपके पास a, एक है आपके पास b। इन दोनों का डबल इक्वल है। 2a किसके इक्वल है? 2b के इक्वल है। तो यहाँ से a किसके इक्वल हो जाएगा? आपके पास b के इक्वल है। क्या इसको कहीं प्रूफ की जरूरत पड़ती है कि 2a अगर 2b के इक्वल है तो a b के इक्वल होगा? कहीं भी इसको प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो इसलिए ये भी क्या है? हमारी एग्जाम्स है। एक लास्ट एग्जाम्स रह गई है। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स which are half of the same things या halves of the same things, because 2 things यूज़ कर रहे हैं ना, 2 या 2 से ज़्यादा। which are half of the same things are equal to one another, are equal to one another। ऐसे ही जैसे यहाँ पे तो थिंग्स क्या थी? हमारी डबल थी ना, डबल थी। तो डबल अगर इक्वल है तो वो हमारी थिंग्स भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। यहाँ पे क्या है? थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स, कि सेम थिंग्स का हाफ है। यहाँ पे मान लीजिए ये ए और बी हमारी सेम थिंग्स हैं, सेम है मतलब दोनों इक्वल हैं, और इनका हाफ इक्वल है, तो ये ए और बी भी हमारे क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। ए और बी भी हमारे आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। इनका एग्जाम्पल लेके करना चाहो तो एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं। जैसे देखिए 40 = 40 है, 40 = 40 है, और 40 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 20 = 2 × 20। अब ये 20 और 20 का डबल आपस में इक्वल है, 20 और 20 का डबल आपस में इक्वल है, तो यहाँ से 20 किसके इक्वल आ गया? 20 के। आई बात समझ? ऐसे यहाँ पे कीजिए एक बार। 20/2 = 20/2 है, 20 और 20 का हाफ आपस में इक्वल है,
हाफ आपस में इक्वल है, तो यानी कि ये 20 और 20 भी तो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। क्या इन चीज़ों को प्रूफ करने की ज़रूरत पड़ती है हमें कहीं भी? जी नहीं, हम इन चीज़ों को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम इनको जस्ट यूज़ करते हैं, हम इनको जस्ट यूज़ करते हैं। ये हमारी सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट होती है, जिनको प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती, जिनको हम सिर्फ यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, और कुछ प्रॉपर्टीज़ का नाम दे देते हैं कि ये हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी है, ये हमारी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है, कैंसिल कर दिया है हमने, ठीक है। तो यानी कि एक्सोएम्स, पोस्टुलेट, थ्योरम, कोरोलरी, ये सारी चीज़ें आप एक बार फिर से देखना। अगर नहीं समझ आया तो मुझे फिर बताना। आई थिंक तो ऐसा हो नहीं सकता है कि समझ नहीं आएगा, इतने अच्छे से मैंने हर एक चीज़ एक्सप्लेन की है। फिर भी कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आज का लेक्चर कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही हम आपके सारे बेसिक्स क्लियर करते रहेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे, ठीक है। तो हमारा चैनल आप लोगों के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेके आया है, ठीक है। तो उस अपॉर्चुनिटी का आप फ़ायदा उठा सकते हैं, अच्छे से नॉलेज ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।